नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी-टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य टेट में आने वाले बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए क्या बोला है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए ऑप्शन है, पहला शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, चौथा शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? जैसे विकास के सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये सारा सिद्धांत को यदि शिक्षक समझे रहेगा तो वो जो है किस प्रकार से सहायता करता है शिक्षक को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए विकास के सिद्धांत को समझना आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में कोई सहायता नहीं करता है। दूसरा शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, तो ये जो है सही है। चौथा देखिए शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, तो देखिए सामाजिक स्तर को इससे पहचान नहीं मिलती है। विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को सामाजिक स्तर को पहचानने में मदद नहीं मिलती है। क्या में मदद मिलती है? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। मतलब कि बच्चे किस प्रकार से, प्रत्येक बच्चे जो है अलग अलग तरीके से सीखते हैं कोई, तो उसको जो है समझने में विकास के सिद्धांत को समझा रहेगा शिक्षक, तो उसको जो है कि प्रत्येक बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं। कोई किसी बच्चे के विकास की गति धीमी होगी तो कोई जो है तीव्रता के साथ सीखेगा, है ना। मतलब प्रत्येक बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये सब चीज़ को समझने में शिक्षक की सहायता कौन करता है? विकास के सिद्धांत करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। देखिए अब पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? देखिए पहला सही हो सकता है, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तीसरा बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा ये सभी सही है। तो देखिए क्या सही है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल जो है ये कथन जो है रूढ़िवादिता को दर्शाता है। मतलब रूढ़िवादिता मतलब यहाँ पे सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि स्त्री ये काम नहीं कर सकता, पुरुष ये काम कर सकता है, पुरुष की अपेक्षा जो महिला जो है होती है वो कमज़ोर होती है। ये सब क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए हम लोग भी जब बच्चे थे तो ये काम बहुत लोग किए होंगे कि बहुत सारे चीज़ों को, खिलौनों को, खासकर आपके परिवार में बच्चे होंगे तो देखिएगा कि वो लोग क्या करते हैं, खिलौनों को तोड़ तोड़ के उसको देखते रहते हैं, है ना, उनको पुर्जों को। तो उसमें आप क्या करेंगे? तब हमको क्या करना चाहिए एक टीचर के रूप में या फिर एक पालक के रूप में? हमको क्या करना चाहिए? पहला देखिए उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, दूसरा उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, तीसरा दिया है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, चौथा इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। देखिए बच्चे जो है खिलौने को तोड़ तोड़ के देखते रहते हैं, या कोई भी चीज़ जो नया चीज़ होता है उसको बार बार देखते रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का जिज्ञासु स्वभाव जो है प्रदर्शित होता है। तो जब बच्चे जिज्ञासा का स्वभाव प्रदर्शित करते हैं तो उसको हमको क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, उसको
प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को जो है सही दिशा में संचालित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि खिलौनों को मतलब उसको समझाने से छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो ये एकदम से करेक्ट आंसर नहीं है। खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये भी करेक्ट नहीं है। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है कि उनकी जो जिज्ञासा का जो स्वभाव है उसको हमको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को जो है सही दिशा में हमको लगाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान की ओर संकेत करता है। देखिए, क्रिस्टीना जो है अपनी कक्षा को कहीं पे क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और वापस आने पर उसके साथ जो है विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये जो है किसको दर्शाती है? पहला दिया सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, तीसरा आकलन का सीखना, चौथा सीखने का आकलन। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका सीखने के लिए आकलन। देखिए वो क्या कर रही है, देखिए भ्रमण पे ले गई है, भ्रमण में जो भी बच्चे सीखे हैं उसको अब जो है वो अपनी कक्षा में जो है उस पर चर्चा आयोजित कर रही है और चर्चा के माध्यम से वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिस्टीना जो है बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा भी रही है और साथ साथ आकलन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि देखिए शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। चौथा दिया है, देखिए कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए अगर आप प्रश्न को समझेंगे तो क्या बोला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि मतलब अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी योग्यता है, रुचि है, प्रतिभा है, वो क्या होती है, समान नहीं होती। तो देखिए करेक्ट ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, देखिए चौथा जो है करेक्ट है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। देखिए है ना कि न तो कोई समान विशेषताएं होती, न ही उसके लक्ष्य समान होते, ये गलत हो जाएगा, है ना, कि कुछ विशेषता समान हो सकता है और लक्ष्य भी समान हो सकते हैं, ठीक है। और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा दिए एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव, ये भी गलत है। देखिए करेक्ट आंसर क्या है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, दूसरा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, चौथा प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो देखिए सृजनात्मक उत्तर, जब हम सृजनात्मक उत्तर की बात करते हैं तो ऐसा उत्तर जिसको बच्चे स्वयं से दे पाए। तो ऐसा उत्तर कब होगा, जब हम बच्चों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछेंगे। ये दो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक बंद उत्तर वाले प्रश्न, एक मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे कि राम के पिता का नाम क्या है, तो ये राम के पिता का नाम दशरथ है, तो ये बंद प्रश्न है, इसका उत्तर बच्चे स्वयं से नहीं दे सकते। अगर उसको पता होगा कि राम के पिता का नाम ये है तो वो दे पाएंगे, या फिर वो स्वयं से कुछ दे नहीं सकते। तो इसमें क्या है, सृजनात्मकता नहीं है, और जो याद रहेगा उसी को उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो कि यदि तुम बगीचे में जाओगे तो तुम वहाँ क्या क्या देखोगे, या तुम वहाँ क्या क्या करोगे, तो इसमें सारे बच्चे का जो उत्तर है अपने अपने हिसाब से अलग अलग आएगा। तो उसमें क्या है, उत्तर जो है सृजन, बच्चे उत्तर का सृजन स्वयं करेंगे। तो देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए पहला, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, दूसरा अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, तीसरा शिक्षक जो प्रश्न
शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। चौथा, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो देखिए शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि एक दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। तो अंतःक्रिया करने के लिए तो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा है ऑप्शन दिया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, इसके लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। हाँ, तो देखिए ज़्यादातर रटन प्रणाली है जो रटने पे आधारित है, उसको जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो देखिए, और चौथा दिए कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो देखिए प्रश्न पूछने में प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही बच्चे बहुत सारा प्रश्न पूछ के ही सीखते जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। कभी भी क्वेश्चन में देखिएगा जब रटने वाली बात होती है तो वो जो क्वेश्चन है उसको हमको उस ऑप्शन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है कि ऐसा आकलन जिसके माध्यम से हम बच्चे की कमी का पता करें और उसके बाद उसका जो है फिर से हम सुधार करें, उसमें बच्चे की कमी का पता लगाएं और उसमें फिर से उसको सुधारने के लिए हम प्रयास करें। तो देखिए ऐसा आकलन कौन सा होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो देखिए पहला मौखिक प्रश्न, दूसरा सत्र परीक्षा, तीसरा प्रश्नोत्तरीय और खेल, चौथा दत्त कार्य। तो देखिए सत्र परीक्षा जो सत्र के अंत में होता है वो परीक्षा, उसके माध्यम से हम ये जो है उचित उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। देखिए भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। हमारे भारत देश में बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, तो उसको जो है किसके रूप में देखा जा सकता है। पहला दिया है देखिए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा दिया है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को की चुनौती के रूप में। तीसरा शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। चौथा दिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो देखिए अगर आप ऑप्शन को देख रहे होंगे तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में ऑप्शन में ऐसा है कि जो चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, चुनौती या जटिल अनुभव या चुनौती या फिर बाधा। तो देखिए बहुभाषिकता जो है, बहुभाषिक जो विशेषता है कि हमारे देश के बच्चे अलग अलग भाषा के अगर बच्चे हैं तो वो जो है बाधा, चुनौती या जटिल अनुभव नहीं होगा, वो क्या होगा एक संसाधन के रूप में उसको देखा जाता है, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन के, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि बहुभाषिक कक्षा जो है विद्यालय में क्या है, तो एक संसाधन के रूप में उसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी को जब सिखाया जाता है तो उसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है, तो उनके निदान के बाद, निदान के मतलब उसकी कमी के जो कारण पता लगाने के बाद क्या होना चाहिए। देखिए पहला सघन अभ्यास कार्य, दूसरा सभी पाठों को व्यवस्थित रूप में दोहराना, तीसरा शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, चौथा समुचित उपचारात्मक कार्य। तो देखिए क्या होना चाहिए, निदान के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होना चाहिए, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण होता है। देखिए पहला किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण कब होता है, तो देखिए ये होता है किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था को जो है संघर्ष, तनाव की अवस्था भी कहा जाता है इसीलिए। तो देखिए सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए अनुवांशिकता है, ठीक है, उसको
क्या खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है? तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए पहला गौण, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा प्राथमिक। तो देखिए आनुवंशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि आनुवंशिकता के कारण जो होता है, आनुवंशिकता जो बच्चा जो है आनुवंशिक रूप से प्राप्त किया रहता है उसी प्रकार से उसका जो है विकास होता है। तो आनुवंशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। देखिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन दिया देखिए निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, चौथा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो देखिए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पियाजे ने इंद्रिय गामक अवस्था बोला है। ठीक है, तो इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चा जो है किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखता है? तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, इसलिए उसका नाम भी क्या बोला गया है? इंद्रिय गामक अवस्था बोला गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए अमूर्त चिंतन तो होगा नहीं, छोटा बच्चा अमूर्त चिंतन तो कर पाएगा नहीं। अब भाषा का भी प्रयोग जब जन्म से लगभग 2 वर्ष रहता है तो उसमें बच्चा भाषा सीख नहीं पाया रहता है, तो भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा उसके द्वारा भी नहीं होता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, तो ये भी जो है करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसलिए उस अवस्था को, उसमें जो है बच्चा इंद्रियों के द्वारा ही जो है सीखता है, या इंद्रियों के द्वारा ही कोई बात को बतलाता है, तो उसको इसलिए इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? देखिए कौन सा जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। पहला, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दूसरा, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। चौथा, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, उसको हमको चूज करना है। तो देखिए रटना या याद करना ये जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो सब में समझने वाली चीज़ है। जैसे नियम कैसे कार्य करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये एक प्रकार से समझ वाला काम है। दूसरा में भी समानता, अंतर, सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, तो ये भी समझ के लिए है। ठीक है, जबकि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो ये जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। देखिए चौथा में भी परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो ये भी समझ के लिए शिक्षण है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें क्या है? जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता वो होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ याद रखने वाली बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबद्ध है। देखिए तो पहला विकासवादी, दूसरा व्यवहारवादी, तीसरा रचनावादी, चौथा संज्ञानवादी। तो देखिए सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है। देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे बोला भी गया है कि अवलोकनीय व्यवहार, तो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने का सिद्धांत, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? देखिए अब प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उसकी योग्यता की उपलब्धि चाहते हो आप, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या नहीं कर रहोगे? पहला देखिए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। दूसरा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें
उनके समकक्षियों से अलग करना। तीसरा, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। चौथा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो देखिए क्या आप नहीं करोगे, एक शिक्षक के रूप में हम क्या इसमें से नहीं करना चाहिए हमको। तो देखिए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये तो करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। तो देखिए समकक्षियों, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों लोगों से उनको अलग करना, ये तो कहीं पे भी सही नहीं है कि उनको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चे कम जानते हैं उनसे भी प्रतिभाशाली बच्चे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए ये अलग करना ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा भी गया कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए करेक्ट तो दो ही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, तो चुनौती देना चाहिए। चौथा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तो ये भी करना चाहिए। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों इस वीडियो का जो है PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए और आंसर को गेस लगा के अपने से भी स्वयं से भी करते जाइए और मेरा आंसर भी सुनते जाइए। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए छोटे शिक्षार्थियों की बात हो रही है, तो उसमें से कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है। पहला, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। दूसरा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तीसरा, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। चौथा, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो देखिए पठन कठिनाई क्या नहीं है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये पठन कठिनाई के अंतर्गत आती है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी पठन कठिनाई के अंतर्गत आती है। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, ये भी छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, अब पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो स्वाभाविक बात है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उसको जो है वो धीरे धीरे ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, यदि लेकिन पढ़ ले रहे हैं तो उसको जो है पठन कठिनाई के अंतर्गत नहीं माना जाता। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए स्वयं से जो प्रेरित रहते हैं बच्चे स्वयं से, ठीक है, उनके लिए कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो देखिए विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे स्वयं से कार्य करने में उनको मज़ा आता है, कुछ भी काम करने में उनको मज़ा आता है स्वयं से काम करने में। ठीक है, दूसरा, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता मानी जाती है कि वो जो है बड़े बड़े काम जो है करने की कोशिश करते रहते हैं। तीसरा, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी करेक्ट है। चौथा, वे हमेशा सफल होते हैं। तो देखिए हमेशा सफल होना, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली या स्वयं से अभिप्रेरित बच्चे हो, हमेशा सफल होगा ऐसा कहना संभव नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं, ये जो है विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। देखिए आत्मनियमन मतलब आत्म मतलब स्वयं और स्वयं से स्वयं के द्वारा आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो देखिए क्या वो है ऑप्शन में, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना। दूसरा, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए विनियम। तीसरा, स्व अनुशासन और नियंत्रण। चौथा, अपने सीखने का स्वयं परिवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो देखिए शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खालिस्तान की ओर संकेत करता है, तो ये जो है स्व अनुशासन और नियंत्रण की ओर संकेत करता है। कोई बच्चा जो है स्वयं से जो है अनुशासित है और स्वयं अपने आप को जो है किसी कार्य में संलग्न किया रहता है, अपने उसका जो है स्वयं पे नियंत्रण है, स्वयं द्वारा अनुशासित है, उसको किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आत्मनियमन कहलाता है। और ये किसको संकेत करता है, तो ये स्व अनुशासन और नियंत्रण की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। देखिए निम्नलिखित में से किस कथन को जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। पहला, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। देखिए
आप गौर से प्रश्न को देखेंगे कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो पहला ऑप्शन में दिया है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे सीखने का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो देखिए व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो वो सीखना है। अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये अध्ययन की जगह में यदि यहाँ पे परिवर्तन लिखा होता तो वो जो है करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूँकि व्यवहार का अध्ययन सीखना है तो व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। बाकी में देखिए सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो ये भी करेक्ट है, सीखने का लक्षण है। अनअधिगम भी सीखने का हिस्सा है। जब आप कोई चीज़ को सीखना चालू करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं तो वो भी सीखने का एक हिस्सा है, ये भी करेक्ट है। चौथा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो इसको भी सीखने का लक्षण माना जा सकता है। लेकिन व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। तो देखिए चूँकि यहाँ पे सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता लिखा है, नहीं माना जा सकता लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। देखिए अब रचनावाद जो है क्या है। पहला, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। दूसरा, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तीसरा, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। चौथा, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो देखिए रचनावाद क्या होता है। रचनावाद में जो है बच्चे स्वयं से किसी भी अवधारणा का निर्माण जो है स्वयं से करते हैं। दुनिया को वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है, उसमें अपने ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं से करते हैं, तो वो होता है रचनावाद, ठीक है, ना कि रटना या फिर। और रचनावाद में क्या होता है, रचनावाद जो है बाल केंद्रित होता है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो देखिए ऑप्शन तीसरा भी गलत हो जाएगा, इसमें शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है बोला है, तो ये शिक्षक केंद्रित हो जा रहा है, तो ये गलत है कि रचनावाद जो है बाल केंद्रित होता है, बच्चे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बच्चे के दृष्टिकोण को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और बच्चा स्वयं से कोई चीज़ ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं से करता है। अनुकरण की भूमिका पर बल दे केंद्रित है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अनुकरण की भूमिका की जो जगह में क्या करता है वो बाल केंद्रित होता है, बच्चे स्वयं से कुछ चीज़ का सीखते हैं, स्वयं से कुछ सीखते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, तो ये भी गलत हो जाएगी। ये किस में होता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर, ये जो होता है बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल में इस प्रकार की बातें होती है। तो देखिए रचनावाद में क्या होता है, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, देखिए पहला बुद्धिमान है, दूसरा परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, तीसरा पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, चौथा ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो देखिए सृजनात्मक विद्यार्थी किसको बोलते हैं, जो करेक्ट है इस आंसर में बहुत बुद्धिमान हो उसको जो है सृजनात्मक विद्यार्थी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो है स्वयं से कुछ चिंतन कर पाता है, समस्याओं का समाधान स्वयं से कर पाता है, उसको जो है सृजनात्मक शिक्षार्थी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। पहला बौद्धिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास। तो देखिए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है, तो अवधारणाओं का विकास जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है। अवधारणाओं का विकास जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है, जिसमें तर्क करने की क्षमता, है ना, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये सारी चीज़ आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, चौथा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो देखिए व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, मतलब किसी विद्यार्थी का धीमी विकास होगा, किसी का जल्दी होगा, है ना। तो विकास की दर में भिन्नता होती, विकास क्रम में भिन्नता नहीं होती, न ही विकास के सिद्धांतों में भिन्नता होती, केवल विकास का जो दर होता है वो कम ज़्यादा रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
पहला ऑप्शन विकास की दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। अब देखिए ऑप्शन दिया है, यह गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास का सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चौथा गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, ये तो शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों को प्रभावित करता है ना। तो ये तो ऑप्शन चौथा तो गलत हो जाएगा कि विकास जो है अन्य पक्षों को प्रभावित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पहला अगर देखते हैं गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ये भी जो है गलत है। दूसरा देखिए सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। ठीक है, और ये सही हो सकता था, लेकिन तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित। तो देखिए सबसे करेक्ट आंसर है सही है क्योंकि विकास जो है शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। यदि किसी का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो उसको जो है बाकी भाषा के विकास में या बौद्धिक विकास में, बाकी पक्षों के विकास में भी उसको दिक्कतें होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जब विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें है, देखिए पहला अनुक्रमिकता का सिद्धांत, दूसरा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तीसरा प्रतिवर्ती, चौथा निरंतरता। तो जब विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो देखिए अनुक्रमिकता का सिद्धांत मतलब कि क्रमबद्धता का सिद्धांत, कि विकास जो है एक क्रम से ही होता है। तो ये तो सही है कि ये मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार देखिए सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तो ये भी विकास के सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, तो निरंतरता का भी सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत है। अब प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, जैसे कि हृदय का स्पंदन या श्वास लेना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया में आते हैं। तो ये जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खाली स्थान में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए पहला विशेष विद्यालयों में, दूसरा मुक्त विद्यालयों में, तीसरा ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, चौथा नियमित विद्यालयों। देखिए तो समेकित शिक्षा की बात करती है, जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा की बात कहाँ की जाती है, तो नियमित विद्यालयों में। जब आरटीई एक्ट लागू हुआ उस समय से जो है निःशक्त बच्चों के लिए भी, निःशक्त बच्चों को भी जो है शिक्षा कहाँ पे दी जानी चाहिए, उसको नियमित विद्यालयों में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, भले उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, नियमित विद्यालयों में। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। देखिए सीखने के विषय में जो है कौन सा कथन जो है सही है। पहला, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो देखिए ये तो कथन सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए प्रभावित नहीं होता है, ये वाली बात गलत है कि सीखने की प्रत्येक चरण जो है संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। तीसरा, सीखना मूल रूप में मानसिक क्रिया है, तो ये भी बोल सकते हैं। चौथा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करते हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। यदि त्रुटि हुआ है तो सीखना नहीं हुआ है, ऐसा मानना गलत है। त्रुटियां भी सीखने का एक संकेत है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29,
मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। दूसरा, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। तो देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। मतलब मूल्यांकन के माध्यम से ये देखा जाए कि बच्चों में जो कमी है उसका कारण क्या है और उसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुकी हैं उसका जो है पुनरावृत्ति या रिवीजन और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, पहला, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, तो ये सही है। दूसरा, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। चौथा, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसमें क्या है कि यदि हम पूर्व जानकारी को नए जानकारी से जोड़ें तो बच्चे का जो सीखना है वो समृद्ध होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन पहला, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।